Hello everyone, my name is Pinky Kusrist. I am from Government Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज जो हम पढ़ेंगे वो EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग पहले पढ़ा था। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन के बाद में उसका कूलिंग मेथड्स के। अब मैं आपको बताऊंगी आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये एग्जाम में जब आता है तो डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नाम से आती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, तो आप इसको देखना। इसमें जो कंटेंट्स कवर करूंगी वो है इंट्रोडक्शन, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की किस तरह से इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ काम में ली जाती है। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग. Due to this current in the primary winding produces alternating flux in the core of transformer. This alternating flux gets linked with the secondary winding and hence because of the phenomenon of mutual induction and EMF gets induced in the secondary winding. Magnitude of this induced EMF can be found by the following equation of the transformer. हमने पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल में, जब हम ट्रांसफार्मर को की प्राइमरी को सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। कुछ फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक करता है और कुछ फ्लक्स ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी के साथ लिंक कर कर EMF प्रोड्यूस करता है। जो प्राइमरी के साथ लिंक करता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण EMF प्रोड्यूस हो रहा है और जो दूसरा है वो सेकेंडरी में जो हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होता है। आज इस EMF का मैग्नीट्यूड कितना है उसको हम EMF इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि E1 और E2 प्राइमरी में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम E1 बोल सकते हैं और जो सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको E2 बोल सकते हैं। उसकी EMF इक्वेशन को हम इसमें निकालेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड डिराइव करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब बात करते हैं ये प्रिंसिपल डायग्राम, उस दिन भी मैंने आपको पिछले प्रिंसिपल में समझाया था। वही चीज़ है कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड है, अल्टरनेटिंग सोर्स से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लक्स ये इसमें प्राइमरी से, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग से इसमें कनेक्ट हो रहा है और ये मैग्नेटिक कोर है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इससे लोड कनेक्ट हो रहा है। जब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के कारण E1 प्रोड्यूस होता है और सेकेंडरी में E2 प्रोड्यूस होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है कि वो कैसे हमारा निकलेगा, ये इसमें कैसे मैग्नीट्यूड जो E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। वैसे जो निकल के जो वैल्यू आती है वो ये आती है ERMS इज इक्वल टू 4.44 इंटू F इंटू N इंटू F. F is flux, N is the number of turns in the windings, F is the frequency of the applied voltage and this is the constant 4.44 जो यहाँ पर हम निकालते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें E1 प्रोड्यूस होगा, इसमें E2 प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं हम EMF इक्वेशन कैसे डिराइव की जाएगी। जब हम V1 को कनेक्ट करते हैं तो उससे अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है, वो कोर से लिंक करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा कोर के थ्रू और इसके थ्रू सेल्फ इंडक्टेंस से E1 प्रोड्यूस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस से E2 प्रोड्यूस होगा इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसको हम एज्यूम करें कि हम ये मानते हैं जो पैरामीटर हम इसमें काम में लेंगे, N1 इज अ प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, φm इज अ मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इन द वेबर और उसका मैग्नीट्यूड होता है BM इंटू AI. BM इज अ फ्लक्स डेंसिटी इंटू AI एरिया ऑफ द कोर. BM is a flux density area of the core. F is the frequency of the supply. अब क्योंकि अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो ये हम एक वेव को कंसीडर, सिंगल वेव को कंसीडर करा है। ये फ्लक्स है, यहाँ पे एक साइकिल जो कनेक्ट हो रही है ये पूरी की पूरी इसमें होने में टी का टाइम लग रहा है, इसमें टी टाइम लग रहा है। टी इज इक्वल टू 1/f, ये हम सबको पता है। फ्रिक्वेंसी और टाइम आवर्त काल में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, वो टी इज इक्वल टू 1/f का होता है। अब आप ये देख रहे हैं जो ये T0 जो फ्लक्स है वो 0 से 5m तक पहुंचने के लिए कितना समय ले रहा है, T/4 सेकेंड्स का समय ले रहा है। ये आप देख लीजिए। अब इसमें हमने आगे पीछे पढ़ा था
कि जो हमारा फैराडेज लॉ है कि लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। तो D इज इक्वल टू n फाई अपॉन फाई एम अपॉन dt ये है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारी इसमें कितनी हो रही है, 0 से फाइव एम तक, और 0 से 5 एम तक पहुंचने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, वो T/4 का लग रहा है। वो हमने इसमें इक्वेशन जो हमारी है एंड डी फाइव एम अपॉन डी टी में इसमें रख दिया, तो ये हमारे पास निकल के आता है 4/5m। ये 5m से 0 से 5m का ये ले लिया और अपॉन T/4 इसमें ये टाइम लग रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे, एवरेज वैल्यू इंड्यूस पर टर्न, एक टर्न में हमारी कितनी ईएमएफ वैल्यू आ रही है, एवरेज वैल्यू आ रही है, वो हमने निकाल ली, वो आ गई हमारी E इज इक्वल टू 4/5 FM। दोबारा से देखिए कि इसको हमें 0 से 5m तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो हमारा T/4 का लग रहा है। टोटल टाइम जो हमारे पास है वो T है, यहाँ पर T/2 हो जाएगा आधा, और यहाँ पर T/4 में क्या है, 0 है हमारा इनिशियल फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स इतना 5m हो रहा है। अब इसको हमने क्या करा, रेट ऑफ फैराडेज लॉ इज इक्वल टू डी एन फाइव अपॉन डी टी। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, फाइव एम अपॉन डी टी इज अ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो रहा है हमारा, 0 से मैक्सिमम, वो हमने यहाँ इस पे लग दिया। तो पर टर्न, एक टर्न में n इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो एक टर्न में जो हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, रेट जो वो T/4 है, वो हमने निकाल लिया E इज इक्वल टू 4/5 FM। ये एवरेज वैल्यू आई है एक टर्न के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम जब भी साइन वेव को कंसीडर करते हैं तो हम उसको उसमें लेते हैं, आरएमएस वैल्यू में लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू में और एवरेज वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, वो फॉर्म फैक्टर से निकालते हैं। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये कॉन्स्ट साइनोसॉइडल वेव है तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.11। अब हमने क्या लिख दिया, आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ आपको यहाँ पे निकाल सकते हो, अपन ने ये लिया आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, फॉर्म फैक्टर कांस्टेंट होता है वो 1.11 होता है, और एवरेज वैल्यू हमने पीछे निकाली 5m आ रही है हमारी, और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमने ये करा 1.1145 FM। तो ये हमारी निकल के आ गई इक्वेशन 2 के में। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या है कि पॉइंट एक ही टर्न में निकली हुई है। अब हमारी जो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारे पास n1 है, तो टोटल आरएमएस वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 4.445 FM इंटू n1। ये E1 आ गई प्राइमरी के अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ द प्राइमरी, आरएमएस वैल्यू ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। इसी तरह हम सेकेंडरी की भी निकाल सकते हैं। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने कंसीडर किए थे, n2, वो हमने यहाँ पे इसमें निकाल रख दिया n2। तो टोटल हमारा आरएमएस वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 4.445 F/2 5m। ये दो इक्वेशन निकल के आती है, हमारी प्राइमरी की या जनरेटिंग इक्वेशन है ईएमएफ की, और ये हमारे सेकेंडरी की ही ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकलता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ही पता पड़ता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। ये आपको मैं दोबारा एक बार समझाती हूँ। इसमें n1 प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n2 सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5m मैक्सिमम फ्लक्स है, bm ये 5m इज इक्वल टू bm इंटू ai होता है, और f है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। हमने एक अल्टरनेट वेव को कंसीडर करा है फुल, इसको पूरा कंप्लीट करने में हमारे टाइम लग रहा है t और t इज इक्वल टू 1/f होता है, ये अब सबको पता है। अब 0 से जो फ्लक्स की वैल्यू 0 से लेके 5m तक पहुंचने में T/4 का समय लगता है, वो हमने निकाल कर रेट फैराडेज लॉ में रख दिया, ये आया। ये हमारी एवरेज वैल्यू है एक टर्न्स के अंदर। अब क्योंकि साइन वेव हमारी है तो हम इसके आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस वैल्यू का निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। अब जो फॉर्म फैक्टर साइन वेव का होता है वो 1.11 होता है, वो हमने इसमें रख दिया, और ये एक टर्न के अंदर आरएमएस वैल्यू आ गई प्राइमरी में, तो हम इसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आरएमएस वैल्यू
EMF RA की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से RMS वैल्यू इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग वो हम N2 का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इनको हम आपस में डिवाइड कर दें 5 और 6 इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये पूरी हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। इक्वेशन 8 इज इंडिकेटेड इंड्यूस्ड EMF पैटर्न इज सम in both primary and secondary. For an ideal transformer at no load, E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2। ये सप्लाई हमारे पास हो गई। तो हमने इस तरह से रख दिया E1 अपॉन N1 E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K। K इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ये डिसाइड करता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और K की वैल्यू 1 से कम होती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ये इससे डिसाइड करते हैं हम, ठीक है, ये होता है। अब बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन। अब ट्रांसफॉर्मर की एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 3 एप्लीकेशन: टू स्टेप अप द वोल्टेज एंड करंट and to step down the voltage and current. To prevent DC, transformer can pass only alternating currents so that totally prevent DC from passing to the next circuit. But the application of 3-phase transformer are endless, which is why they have a place in lots of circuit. 3-phase ट्रांसफॉर्मर जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है वो हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम में आते हैं। ये मैंने आज आपको इक्वेशन जनरेटिंग EMF इंड्यूस्ड EMF की जो इक्वेशन है वो कैसे जनरेट प्रोड्यूस होती है या इंड्यूस्ड होती है उसके बारे में आपको बताया है। इसकी जो वैल्यू फाइनल वैल्यू जो हमारी आती है, इन दोनों E1 E2 और E2 और E1 को अपन डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में K की वैल्यू आती है। K अगर 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर K की वैल्यू 1 से कम होती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, और वो ही डिसाइड करता है कि K के हिसाब से कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। और ये इसकी एप्लीकेशन है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की। जनरली दो ही एप्लीकेशन है: टू स्टेप अप द वोल्टेज एंड करंट, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड करंट। और ये DC ट्रांसफॉर्मर को रिप्लेस कर दिया इसने और पूरा अपना क्या अल्टरनेटिंग करंट पर ये पूरा सर्किट काम करता है। पर जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ 3 एप्लीकेशन एंड एंडलेस, विच इज वाई दे हैव अ प्लेस इन लॉट ऑफ सर्किट। इनको ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। थैंक यू।